नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और सत्र क्रमांक 6 के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। इसमें हमारा पहला पाठ हो गया है। दूसरा पाठ हमने शुरू किया है स्वन विज्ञान, अर्थात उसको ही ध्वनि विज्ञान कहते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ध्वनि विज्ञान से संबंधित कुछ बातें कही है। मुझे लगता है कि आपको वो समझ में आई होगी। पिछले लेक्चर के आधार पर अगर बात की जाए तो वहाँ पे हमने ध्वनि और आवाज़ या हमारे आसपास मौजूद जितनी भी आवाज़ें हैं उनको लेकर थोड़ी सी बातें की है। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से अथवा ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से कौन सी ध्वनि का अध्ययन जो है ध्वनि विज्ञान में होता है, तो वो बात हमने वहाँ पे देखी है। तो उसमें हमने देखा कि मनुष्य के मुख द्वारा उच्चारित भाषा के उच्चारण के लिए या भाषा के प्रयोग के लिए सहायक जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन सभी का अध्ययन जो है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत या स्वन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो वहाँ से आगे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जो 9:36 बजे के लेक्चर में आपने देखा होगा। तो उसमें ज़्यादातर ध्वनि विज्ञान और स्वन विज्ञान की बातें वहाँ पे अतिरिक्त जानकारी के रूप में मैंने वो भेजी थी। अर्थात आपको ये पूरी जानकारी जो है उस विषय के विस्तारित रूप में वहाँ पे आपको मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य था। हालांकि वो वीडियो जो है YouTube पर उपलब्ध है, वहीं से मैंने वो लिंक आपको भेजा था और उसी के आधार पर मैं आशा करता हूँ कि आपने वो देखा होगा, समझा भी होगा। असल में हमारे लिए वो बातें महत्वपूर्ण है कि हम जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस मुद्दे को हम समझना चाहते हैं, उस मुद्दे को अगर हम विभिन्न कोणों से समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मुद्दा बहुत अच्छी तरह से हम अपने अंदर जो है ग्रहण कर सकते हैं। अगर एक बार वो मुद्दा आपके समझ में आ जाए तो उससे संबंधित जितनी भी बातें हमें पढ़नी है वो आसानी से हमारे दिमाग में आ जाती है। इसलिए YouTube पर भी आप जितने भी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको उसके संबंधित जानकारी या उस प्रकार के वीडियोज़ या उस प्रकार के लेक्चर जो है वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। और आप अधिक उसके बारे में जानना चाहते हैं तो और बहुत सारे विद्वानों के लेक्चर जो है वहाँ पे उपलब्ध है। तो आप कृपया उसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपनी ओर से उन मुद्दों को आसान और सहज भाषा में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाषा विज्ञान ये जो विषय है ये मूलतः कक्षा में फलक के माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से आप तक पहुंचाने की चीज़ है। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां, विभिन्न प्रकार के चार्ट जो होते हैं वो मैं जितने भी मुझे प्राप्त होते हैं मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और उसके आधार पर हम ये बातें जो है थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने और एक बात कही थी कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे वो कुछ आकृतियाँ, कुछ चार्ट जो है आपको भेजे हैं। विशेषतः उसमें वर्णमाला से संबंधित जो भी बातें मैंने भेजी है उसको थोड़ा सा अपने सामने रखिएगा या हो सके तो नोटबुक पर लिख के रखिएगा, ताकि उसी के आधार पर हमें आगे की बातें जो है भाषा विज्ञान से संबंधित वहाँ पे पढ़नी है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 लेक्चर आपने ध्वनि विज्ञान अर्थात स्वन विज्ञान के बारे में थोड़ी सी समझे होंगे और उसके आधार पर हम आगे की बातें पाठ्यक्रम में जो दी है उसके बातें जो है हम देखने वाले हैं। तो पाठ्यक्रम की बात की जाए तो वहाँ पे पहला मुद्दा जो आ जाता है स्वन का अर्थ, अर्थात ध्वनि का अर्थ क्या है। तो उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। देखिएगा, भाषा विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी ध्वनियों के बारे में हमने सोचा, लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाला ध्वनि विज्ञान वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के द्वारा उच्चारित भाषा में सहायक ध्वनियों के बारे में विचार करता है। यहाँ तक हमने ध्वनि को सीमित किया है। तो वहाँ से आगे अगर उसके अर्थ को समझना है तो देखिएगा, ध्वनि का सामान्य अर्थ है आवाज़, गूंज, नाद या कोलाहल। मेघ गरजते हैं, तूफान चिंगाड़ता है, पशु रंभाते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, प्रकृति के अन्य रूप भी ध्वनि निकालते हैं, परंतु भाषा विज्ञान इन्हें ध्वनि नहीं मानता। उपरयुक्त जो भी उदाहरण मैंने दिए हैं उन सभी में वहाँ पे ध्वनियाँ तो है, लेकिन भाषा विज्ञान की कक्षा में या उसके क्षेत्र में ये ध्वनियाँ वहाँ पे अध्ययन के लिए नहीं आती। तो इसलिए प्रकृति के अन्य रूप भी ध्वनि निकालते हैं,
परंतु भाषा विज्ञान इन्हें ध्वनि नहीं मानता। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये मात्र कोलाहल है, ये मात्र जो भी कुछ आवाजें आती है वो भाषा विज्ञान के परिधि से बाहर है। तो ये स्पष्ट है कि भाषा विज्ञान का ध्वनि विज्ञान जो है यहाँ पे हमारे मनुष्य के आवाज तक सीमित हो जाता है और उसी आवाज को लेकर वो अध्ययन करता है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि में मानव मुख से उच्चारित होने वाला नाद जो शब्दों और पदों के निर्माण में अंग बने और उनकी सार्थकता में काम आए, वह ध्वनि है। फिर से एक बार दोहराता हूं, देखिएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से मानव मुख से उच्चारित होने वाला नाद, नाद माने जो भी हम आवाज निकालते हैं उसको हम कहेंगे, जो शब्दों और पदों के निर्माण में अंग बने और उनकी सार्थकता में काम आए, वह ध्वनि है। अर्थात हमारे मुख से निकलने वाली जो भी ध्वनियां हैं, भाषा के उच्चारण के लिए, भाषा के शब्दों के लिए हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, वे सभी ध्वनियां जो है स्वन विज्ञान के अंतर्गत वहां पे आ जाती है। तो इस आधार पर हमारे कुछ बातें समझ में आनी चाहिए कि मनुष्य के मुख से अपने भीतर के विचार या अपने मस्तिष्क के भाव भावनाएं जो है व्यक्त करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार की जो आवाजें निकालता है, वे आवाजें ही भाषा विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। और उसी के आधार पर ध्वनि विज्ञान जो है वहां पे अपना अध्ययन करता है। भाषा का प्रयोग करते समय मनुष्य ध्वनियों में नहीं, सार्थक पदों में सोचता है। अर्थात जब भी मनुष्य के दिमाग में कुछ बात उभर रही होती है तो वो ध्वनियों के माध्यम से न होकर वह सार्थक पदों के माध्यम से वो सोचता है। उदाहरण के तौर पर मुझे भूख लगी है, अर्थात ये जो बात है वो दिमाग में, मस्तिष्क में उसके शरीर की जो आवश्यकता है वो पहले पदों के रूप में, वाक्यों के रूप में ये बात जो है सोचता है, और बाद में सोची हुई बात को या जो हमने सार्थक पदों के रूप में जो विचार किया था, इन सार्थक पदों के उच्चारण के लिए सहायक आवाज के रूप में ये ध्वनि जो है अपने आप वहां पे निकलती है या प्रस्तुत होती है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि मस्तिष्क में उभरे हुए विचारों को जब हम अपने मुख के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो जो निकलने वाली ध्वनि है और दूसरे लोग जो है अपने कानों के माध्यम से उसको श्रवण करते हैं और श्रवण की गई जो ध्वनि है वही भाषा विज्ञान या ध्वनि विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट हो गई कि भाषा का प्रयोग हम सबसे पहले करने के लिए या भाषा के बारे में सोचते समय मनुष्य पदों के रूप में सोचता है, वाक्यों के रूप में सोचता है और सोची हुई बातों को ही वह दूसरों तक पहुंचाने के लिए ध्वनि के माध्यम से उच्चारण करता है और वो बात जो है दूसरों तक चली जाती है। तो इस तरह से भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाला स्वन विज्ञान जो है विशेषता मानव द्वारा बोली जाने वाली मौखिक रूप से संबंधित है। महाभाष्यकार पतंजलि का कथन है कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि वर्ण है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि वर्ण है। ये वर्ण स्वयं सार्थक नहीं होते परंतु मिलकर अर्थवान शब्दों का प्रयोग करते हैं। अर्थात महाभाष्यकार पतंजलि का ये कथन है कि हम जो ध्वनियां निकालते हैं ये स्वतंत्र ध्वनियां अपने आप में तो निरर्थक है, लेकिन ये जब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आती है तो वो सार्थक बन जाती है। तो उसी के उन मिली जुली ध्वनियों से शब्द बनते हैं और उन शब्दों में निश्चित एक अर्थ होता है, तभी जाकर हम भाषा में उसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण आपको समझाता हूं। क मैंने अगर कहा या क का उच्चारण अगर हम करते हैं तो ये क की ध्वनि जो है हमारे लिए निरर्थक है, क्योंकि उससे कुछ अर्थ ही हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है या स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो समझ लीजिएगा, क एक ध्वनि है और उसका हमने उच्चारण किया तो सामने वाले तक अगर क ध्वनि पहुंचती है तो उसके दिमाग में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर हमें क्या कहना है। सिर्फ क ध्वनि उच्चारित करने से उसके दिमाग में बातें पूर्णता से समझ में नहीं आती, इसलिए हमें क के साथ अन्य ध्वनियां वहां पे जोड़कर कुछ बातें वहां पे उच्चारित करनी पड़ती है, तभी जाकर वह व्यक्ति जो है सामने वाला क्या कह रहा है ये बात समझता है। उदाहरण देखिएगा, क का उच्चारण निरर्थक है परंतु इसके साथ औ और आ ये ध्वनि अगर उच्चारित की जाती है तो वहां पे कुछ तो अर्थ जो है वहां पे उन ध्वनियों में आ जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि तीन ध्वनियां हैं क
औ, आ, अगर इन तीन ध्वनियों को एक साथ मिलकर अगर उच्चारित किया जाए तो वहां पे कौवा शब्द बन जाता है। तो कौवा शब्द से वहां पे स्पष्ट रूप में उस शब्द से कोई ना कोई अर्थ जो है समझ में आता है। सुनने वाला तुरंत जो है कौवा कहने के बाद किसी पक्षी के बारे में, काले रंग के पक्षी के बारे में सोचता है। तो ये बात जो है ध्वनियों के माध्यम से इस प्रकार सामने आती है। तो और एक बात समझाता हूं, देखिए, क का उच्चारण निरर्थक है, परंतु इसके साथ औ और आ ध्वनियों के मिल जाने से कौवा सार्थक शब्द बन जाता है। अर्थात कौवा, अगर इस शब्दों को अगर हम थोड़ा सा विभाजित करके देखेंगे तो इसमें मूलतः तीन ध्वनियां हैं। एक तो क है, दूसरा औ है और तीसरा आ है। तो तीनों ध्वनियों को मिलकर ये शब्द बना हुआ है और वो शब्द का उच्चारण हो जाता है कौवा। तो इसमें कौ, औ, आ ध्वनियां अपने आप में अलग अलग है, अलग अलग अर्थ व्यक्त नहीं करती। ध्वनियां भाषा का स्थूल आधार है और इनमें मानव चिंतन की अभिव्यक्ति का उपाय निहित है। मतलब क्या है कि अगर हम कौवा शब्द में उच्चारित होने वाली ध्वनियों को अलग अलग तरीके से उच्चारित करेंगे, अर्थात क एक बार कहा जाए, फिर औ कहा जाए, फिर बाद में आ कहा जाए, तो तीनों के बीच में बहुत सारा अंतराल आने के कारण इन ध्वनियों को हम समझ नहीं पाते। लेकिन इस अंतराल को अगर कम किया जाए और ये ध्वनियां जो है लगभग एक साथ उच्चारित करके अगर देख लिया जाए तो निश्चित तौर पर वहां पे एक शब्द बन जाता है और उस शब्द से अर्थ वहां पे हमारे सामने आ जाता है। अर्थात कौवा शब्द कहने के बाद वहां पे हम देखते हैं कि एक शब्द बना है और उसका अर्थ भी वहां पे सामने आ रहा है। तो इस तरह से हमारे चिंतन की जो अभिव्यक्ति है उसका जो निहित उपाय जो है इसमें मिला हुआ है, अर्थात सम्मिलित रूप जो है ध्वनियों का वहां पे प्रकट होता है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वन का अर्थ क्या है या ध्वनि का अर्थ क्या है, कि मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली वो सभी ध्वनियां जो मनुष्य के विचारों को, भाव भावनाओं को, संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए मुख से के माध्यम से सहायक होती है। अर्थात हमारे दिमाग में उभरे हुए विचारों को हम दूसरों तक जिन ध्वनियों के माध्यम से उसको पहुंचाते हैं वो आवाजें सभी के सभी ध्वनियां हैं या सभी के सभी स्वन हैं। तो इतना समझ लीजिएगा कि ध्वनि का अर्थ मतलब मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां जो भाषा के उच्चारण के लिए सहायक होती है। तो अर्थ के स्तर पर अगर समझना है तो ये सामान्य बातें हैं, इसको मुझे लगता है कि समझना ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने अपनी ओर से जितना सहज और सरल हो सके ध्वनि या स्वन का अर्थ आपके सामने रखा है। आप इसको थोड़ा सा एक दो बार सुन लीजिएगा, मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आ जाएगा। और कुछ आशंका है और कुछ दिमाग में प्रश्न आ जाता है तो मुझे कभी भी पूछिएगा, या फ़ोन से या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो अगले लेक्चर में हम ध्वनि विज्ञान क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और यहाँ तक मुझे लगता है कि आपने स्वन विज्ञान या ध्वनि का अर्थ समझा होगा। आशा करता हूँ कि आपकी ये बातें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।